इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने ये जानना है कि हमारे पास जो इससे पहले जो प्रोग्रामिंग थी वो क्या थी और उसके अंदर क्या ऐसे मसाइल थे जो हमें ज़रूरत पड़ी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम को जो कि हम इससे पहले स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में फेस कर रहे थे। जो हम सी लैंग्वेज का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है और उस मेन फंक्शन के बाहर हम कुछ और फंक्शंस लिखते जाते हैं और उन फंक्शंस को हम एक्सेस कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं मेन फंक्शन के जरिए। यानी जब भी हमें फंक्शन 1 की जरूरत पड़ेगी तो हम मेन फंक्शन से उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह जब हमें फंक्शन 2 की जरूरत पड़ेगी तो हम उस तक पहुंच सकते हैं। अब इसके अंदर जो हर फंक्शन जो होता है वो दरअसल एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है, एक कंप्लीट मेथड होता है। अब जैसे कि एक फंक्शन 1 है हमारे पास, ये फंक्शन जो है इसके अंदर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी, एक कंप्लीट प्रोसीजर होगा जो कि हमारे लिए एक खास टास्क परफॉर्म करेगा। सॉरी, ये फंक्शन 1 की तरफ था। इसी तरह अगर हमारे पास कोई फंक्शन 2 है तो वो भी हमारे लिए एक प्रोसीजर होगा जो कि एक खास टास्क परफॉर्म करेगा। तो इसके अंदर इशू ये है कि हमारे पास जितने भी ये फंक्शंस हैं ये हमें दोबारा इनका जो रीयूज करना है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फंक्शन 1 के लिए हमें अलहदा वेरिएबल्स चाहिए होंगे, फंक्शन 2 के लिए हमें अलहदा वेरिएबल चाहिए होंगे। इसी तरह जितने भी हम फंक्शंस बनाएंगे उनके लिए हमें अलहदा वेरिएबल चाहिए होंगे। इसके अलावा फंक्शन 1 और फंक्शन 2 के अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं वो हमें बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी। यानी फंक्शन 1 और फंक्शन 2 के अंदर जो कॉमन फंक्शनैलिटी है वो हमें फंक्शन 1 में भी लिखनी पड़ेगी और फंक्शन 2 में भी लिखनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि रिपीटिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। टू मच वेरिएबल्स, बहुत ज़्यादा वेरिएबल से ये होगा कि मेमोरी का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका हल हमने ये निकाला कि हम यहाँ पे एक नई स्ट्रेटजी लेकर आते हैं जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये दरअसल रियल वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम करती है और इसके अंदर हमारा टारगेट ये था कि हमारी जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग है उसको हम किसी तरह से रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकें। रियल वर्ल्ड में अगर हम गौर करें तो रियल वर्ल्ड में हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हम आसपास देखें तो हमें आसपास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नज़र आएंगे। अगर लेट सपोज हमारे पास एक कार है और कार जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें आप गौर कीजिएगा कि इसके अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। एक चीज़, एक इसकी स्टेट और दूसरी चीज़ जो होगी इसका बिहेवियर। हम आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स देख लें उन तमाम में हमें ये दो चीज़ें नज़र आएंगी, स्टेट और बिहेवियर। स्टेट कहते हैं कि उस कार का कलर क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा या उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, ये तमाम उसकी स्टेट कहलाती हैं या उसकी, इसके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी कहा जाता है, यानी ये इसकी खसूसियात कहलाती हैं। और बिहेवियर कहते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। यानी हम कार को स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं, ये तमाम क्या हैं, ये इसके फंक्शंस हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमने एक फंक्शंस को, जितने भी फंक्शंस थे और उस फंक्शंस के अंदर उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, जितनी भी स्टेट थे, या उनके लिए हम एक और वर्ड का इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल्स का। यानी जितने भी वेरिएबल्स थे उनको हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर इनकैप्सुलेट कर दिया। यानी हमने उनको एक कैप्सूल बना के रखा जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज मौजूद हैं और उससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस मौजूद हैं। तो अब जो हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की उसके अंदर हमारा फोकस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होता है। जैसा कि अब आप इस ब्लॉक में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक सैंपल कोड दिखाया गया है। जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम इसमें जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग का प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक मेन फंक्शन बनाते हैं और उस मेन फंक्शन के अंदर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। जैसे A1 एक ऑब्जेक्ट है, A2 एक ऑब्जेक्ट है। इस मेन फंक्शन से पहले आपको एक चीज यहाँ पे नजर आ रही, क्लास। क्लास कहते हैं उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक ऐसा डिजाइन जो कि इस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है कार, इसका जो डिजाइन है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं और इसके जो बिहेवियर यानी इसके अंदर पाए जाने वाले जो फंक्शंस हैं वो तमाम इस क्लास के अंदर पाए जाते हैं।
तो जब कभी भी हमने किसी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना होता है तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो इस क्लास के अंदर एक्सेस करता है और क्लास के अंदर जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं और जितने भी इसके फंक्शंस होते हैं उनको हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से क्या हुआ कि हमारे लिए प्रोग्रामिंग जो थी वो काफी ज्यादा आसान हो गई, काफी ज्यादा सिंपल हो गई। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का और क्लास का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें थोड़ा सा डेप्थ में जाना होगा। उसके लिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल हम समझते हैं। यहाँ पे एक लेट्स सपोज हमारे पास एक क्लास है जो कि ह्यूमन की क्लास है। अब ये जो क्लास है इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी ह्यूमंस हैं उन तमाम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस क्लास के अंदर मौजूद होंगी। जो भी क्लास होती है उसके दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में हम उस क्लास की प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ऐसे अगर ह्यूमन की क्लास है तो उसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी कि जितने भी ह्यूमंस होते हैं उनके पास ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि उनके जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो होते हैं उनके। इसके अलावा हम इसकी एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं। तो ये जो पार्ट होता है इसको प्रॉपर्टीज खसूसियात कहते हैं। क्लास का जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें वो फंक्शंस होते हैं जो कि वो खास क्लास सरंजाम दे सकती है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक ह्यूमन की क्लास बना रहे हैं तो उसके अंदर फंक्शंस होंगे। वॉक का एक फंक्शन होगा, इसी तरह थिंक का एक फंक्शन होगा, ईट का एक फंक्शन होगा। तो इस तरह ये हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होंगे। तो एक क्लास जो होती है वो दरअसल क्या होता है, वो एक ब्लूप्रिंट होता है, वो एक डिजाइन होता है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि किसी खास ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है और उसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करता है। तो ये हमारे पास दरअसल एक ब्लूप्रिंट है और एक डिजाइन है। हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट जो होता है वो दरअसल एक कोई भी चीज जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती है। अब जो क्लास ह्यूमन है इसके ऑब्जेक्ट्स में अगर यहाँ पे बनाऊं, लेट्स सपोज एक यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अली। इसी तरह हम एक इसका एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं असलम। अब ये दो नेम्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। ये जो अली होगा ये बाकायदा कोई ना कोई शख्स होगा, कोई ह्यूमन होगा जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करता है। और ये जो अली है ये दरअसल एक क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर इस तमाम क्लास की प्रॉपर्टीज जो हैं वो इस ऑब्जेक्ट में पाई जाएगी। इसी तरह ये जो असलम है ये भी हमारे पास क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर भी इस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी। तो हम क्या करेंगे कि जब कभी भी अली ने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना होगा तो यहाँ पे हम एक ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे जिसको डॉट ऑपरेटर कहा जाता है। हम यहाँ पे लिखेंगे अली डॉट वॉक। जैसे ही हम ये लिखेंगे तो क्या होगा कि ये अली जो है इस क्लास को एक्सेस करेगा और इस क्लास के अंदर जो ये वाला फंक्शन है वॉक का ये एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह असलम जो है अगर इसमें अगर एक्सेस करना होगा इस क्लास को और इसके अंदर हम एक फंक्शन एक्टिवेट करना चाहते हैं ईट का, तो हम लिखेंगे असलम डॉट ईट। तो इससे क्या होगा कि ये खास फंक्शन जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से क्लास और ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें मदद फराहम करता है रियल वर्ल्ड को मॉडल करने में, रियल वर्ल्ड के साथ प्रोग्रामिंग को कनेक्ट करने में हमारी मदद फराहम करता है।